हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रिलेशन वाला जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है आपका आईआईटी मेंस का पार्ट में आता है और जो एडवांस के पार्ट में आता है वो आपका फंक्शन, और इससे मिलकर भी कुछ समय पर क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये प्रॉपर्ली मेंस का ही टॉपिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स कैपिटल P एंड Q। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम P एंड Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं P क्रॉस Q सच दैट दो एलिमेंट हैं P और स्मॉल p और स्मॉल q, वेयर स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ये जो फंक्शन दिखा रहा है कि P के अंदर के एलिमेंट कैपिटल P से आ रहे हैं और Q के अंदर के एलिमेंट Q से आ रहे हैं, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे हम P क्रॉस Q कहते हैं। इसको लिखने के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करें कि एक सेट है P और P के अंदर एलिमेंट है 1,2 और एक सेट है Q और इसके अंदर एलिमेंट है ABC, और आपको बोला गया कि P क्रॉस Q निकालेंगे तब आप इसे या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में तैयार करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 1,2 लगा दीजिए, यहाँ ABC लगा दीजिए, ABC, तो फिर 1 के साथ A जाएगा, 1 के साथ B जाएगा, 1 के साथ C जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 1A 1,A 1,B 1,C 2,A 2,B और 2,C। ये जो एलिमेंट दिखाएंगे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाएंगे। सपोज करो P में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं। कितने? 2 एलिमेंट हैं। Q में 3 एलिमेंट हैं। तो P क्रॉस Q में जो कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए। तो इससे एक प्रॉपर्टी और समझ में आई है कि इफ सेट कैपिटल P हैज P एलिमेंट, पहली प्रॉपर्टी बेटा, एंड सेट Q has small q elements, then जो आपका P क्रॉस Q होगा उसके पास जो एलिमेंट होंगे has element PQ, स्मॉल pq, यानी कि स्मॉल p इंटू स्मॉल q। अगर P के अंदर 2 एलिमेंट हैं और Q के अंदर 3 एलिमेंट है, 2 3 जा 6 एलिमेंट आपके P क्रॉस Q जो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर आएंगे। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा, इसके अलावा भी टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे if first element are equal and second element are also equal, second element are also equal। इसके आधार पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, if x plus 1 and y minus 2 equals to 2,3, find x and y। हमने बोला कि 2 ऑर्डर पेयर है और वो दोनों इक्वल हैं, और तो उनके इक्वल की प्रॉपर्टी क्या है कि उनका जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, वो इक्वल होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी आपका इक्वल होगा। तो पहला एलिमेंट है इसका x plus 1 और ये है 2, तो x plus 1 2 के बराबर आ गया, तो x plus 1 यानी कि x कितना आ गया 2 minus 1 1, और y minus 2 3 के इक्वल आ गया, तो y की वैल्यू आपकी 3 plus 2 5 आ गई। ठीक, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के आधार पर हुआ है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी। इसके लिए हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब जब आप चाहें तो एक इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में याद रहनी चाहिए
ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, इसके बाद सिर्फ सीधा रिलेशन पे चलते हैं। ठीक, लेट A equals to 1 2 3, B equals to 3 4 and C equals to 4 5 6। ठीक, find A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C इजी क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते नहीं है, लेकिन फिर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है उसको जानने के लिए ये आपका जानना अच्छा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। B इंटरसेक्शन C निकालना है और B और C में क्या कॉमन है। B इंटरसेक्शन C का मतलब B और C में कॉमन देखिए, B और C में सिर्फ 4 कॉमन है, तो A क्या ले रखा है आपका 1 2 3, क्रॉस करना है B इंटरसेक्शन C के साथ, और B इंटरसेक्शन C में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 4। अब इसको इसके साथ रिलेशन भी करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो 1 एक बार 4 के साथ जाएगा, 2 4 3 4। अगर आपको इनकी संख्या चेक करनी है तो ठीक से देखिए, पहले एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट है 3, दूसरे के अंदर 1, तो 3 बन जा 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट आए हैं A क्रॉस B के हिसाब से, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C के आधार पर इसके अंदर आपके 3 एलिमेंट ही आए हैं। ठीक, इसमें एक और हिस्सा बचा हुआ है, उसे और देख लेते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई सेट है A, सेट A क्रॉस A, ये ABC अगर होगा, और अगर ABC तीनों ही केवल A से आ रहे हो, A क्रॉस A मतलब कि 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, और 3 नॉन एम्प्टी सेट मतलब एक ही नॉन एम्प्टी सेट का 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है आपने, और जो ABC है अगर तीनों एक ही एलिमेंट से आते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स को हम ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं उसे। A equals to 1 2, find A क्रॉस A करिए, तो 1 2 1 2 1 2, तो पहला एलिमेंट लेंगे 1 1 1, देखिए जरा 1 1 1 1 इसका 1 इसका 2 इसका, 1 इसका 2 इसका 1 इसका 1 इसका 2 इसका 2 इसका। ठीक, देखिए जरा 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2। अब इसके बाद आ जाते हैं 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2। ये जो एलिमेंट लिए हैं हमने सीक्वेंस बना करके लिए हैं, पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। सीक्वेंस में हमने इसको फ्लो में बढ़ाया है, पहले इसके दोनों एलिमेंट को कंप्लीट किया है, फिर इसके दोनों एलिमेंट को कंप्लीट किया है, फिर उसके दोनों एलिमेंट को कंप्लीट किया है। कुल मिलाकर के एक एलिमेंट के पास आपके 2 एलिमेंट आ रहे हैं। देखिए जरा इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 और 4 8, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा आया। तो ये जो आया है आपका ये A क्रॉस A जिसकी संख्या आपकी 8 आई है, ये आपके ऑर्डर ट्रिपलेट्स के अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक, आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, रिलेशन वाला स्टार्ट करते हैं। रिलेशन, 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड B। तो जो सबसेट होते हैं, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द
कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कि ए क्रॉस बी, उसको हम रिलेशन कहते हैं। ए के और बी के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना और उसके जो सबसेट आए उनको हमने रिलेशन का नाम दिया है। ठीक, सबसेट वाली टर्म को याद रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही उसका रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं। तो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स, उन्हें हम डोमेन कहते हैं। सेट बी के एलिमेंट जो होंगे उन्हें हम कोडोमेन कहते हैं। सेट बी के एलिमेंट which are relate to set A, which are relate to set A, जो सेट A से रिलेशन में है उन्हें हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज कहेंगे। उन्हें हम रेंज कहेंगे। कभी बीच में माइंड से निकल गया, बताओ रेंज, तो उन्हें हम रेंज कहेंगे। ठीक, तो सेट बी के सभी एलिमेंट जो कि सेट ए के साथ रिलेशन में है वो रेंज है, जो सेट बी के सभी एलिमेंट है वो कोडोमेन है, और जो सेट ए के एलिमेंट है वो आपके डोमेन के अंदर आते हैं। एग्जांपल देखते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं फिलहाल। एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, लेट A equals to 1 2 3 4 5 6 and a relation from A to A, from A to A such that x y, where x and y belongs to A and x equals to y plus 1, या y equals to x plus 1 ले लीजिए, y equals to x plus 2, y equals to x plus 2। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड द रेंज, रेंज बतानी है। ठीक, x तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, x आपका फर्स्ट पार्ट है यानी कि डोमेन होने वाला है, और डोमेन और y आपका जो सेकंड पार्ट है वो जो कि रिलेशन में होगा a के साथ या x के साथ, वो आपका रेंज हो जाएगा, है ना। तो जो आपका x है, x क्या है, x के अंदर a के सभी एलिमेंट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर सेट b की बात करें तब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सपोज करो 1 के अंदर हमने 2 जोड़ा, कितना, +2, आप जानते हैं ना y = x + 2 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो अगर इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो 1 + 2 कितना आया, 3, 2 में 2 जोड़ा तो कितना आया, 4, 3 में 2 जोड़ा तब 5, 4 में जब 2 जोड़ा तो कितना आएगा, 6, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। बस इतने तक। अब इसको ठीक से देखिए कि सेट का पहला हिस्सा कौन सा आ रहा है, एलिमेंट 1, दूसरा 3, दूसरा एलिमेंट 2, दूसरा 4, तीसरा 3 और 5, 4 और 6। जैसे ही हम 5 लेते हैं दूसरा एलिमेंट क्या आ गया, 7। तो जैसे ही दूसरा एलिमेंट 7 आया तो 7 तो, जबकि इसमें बोला गया है x और y दोनों ही a से बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब कि y जो है वो a से बाहर नहीं जा सकता, तो 7 इसके अंदर काउंट नहीं हो सकता, तो ये वाला एलिमेंट इसके बाहर का नहीं हो सकता। ठीक, अब इसका पहला पार्ट देख लीजिए, सेट a का पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 और 4। तो जो इसके हिस्से के डोमेन आ गए वो आ गए 1 2 3 और 4। अगर हम बात करें इसकी आ जाएगी आपकी 3 4 5 और 6। अगर total number of relation is equal to total number of subset, total number of subset।
जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे किसी रिलेशन के, वही उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को बताएंगे। इसके आधार पर हमने आपको पहले बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन है आपका a क्रॉस b, a के अंदर सपोज करो p एलिमेंट है, कितने p एलिमेंट है, और b के अंदर q एलिमेंट है, ठीक। तो a क्रॉस b के अंदर हमारे आपको पता ही है p इंटू q, यानी कि p q एलिमेंट आ जाते हैं। ये हमने 2 बार कर लिया है ऐसा क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसके अंदर सबसेट कितने आ जाएंगे, सबसेट या नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन वो नंबर ऑफ सबसेट के बराबर हो जाएंगे और उनकी वैल्यू जाएगी 2 की पावर pq। ये क्लियर हो रहा है? इसे एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, a equals to 1 2 and b equals to 3 4। Find the number of relation from a to b। सवाल देखिए जरा, इसे करने की कोशिश कीजिए कि a के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, b के अंदर 3 और 4 एलिमेंट है, तो a से b में कितने नंबर ऑफ रिलेशन है। अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों अलग अलग केसेस में आते हैं। एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बहुत अंतर है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर है 2 एलिमेंट, इसके अंदर है 2 एलिमेंट, तो 2 2 जा 4 जो दिखाएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाएगा। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट को बताएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब a क्रॉस b के अंदर की संख्याओं को बताएगा। अगर नंबर ऑफ रिलेशन आएगा तो वो सबसेट को दिखाएगा। किसको? नंबर ऑफ सबसेट। और नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 की पावर n, और 2 की पावर n क्या है? n है आपका p इंटू q, जो कि आपका 4 है। 2 की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये चीज क्लियर हुई है क्या? चलिए इसके बाद चलते हैं इनवर्स रिलेशन पर। इनवर्स रिलेशन, आप जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन R इक्वल्स टू ए बी, वेर आप बोलते हो कि A बिलोंग करता है A से और B बिलोंग करता है B से, और A and B are two नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, आप एक रिलेशन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि एक सेट है A और एक सेट है B, और उन दोनों के अंदर के एलिमेंट हैं A और B, और उसका जो रिलेशन होगा A B के आधार पर जो ऑर्डर पेयर हम तैयार करते हैं A क्रॉस B, उसके आधार पर आप दिखाते हैं, और A बिलोंग करता है A से और B बिलोंग करता है B से। अगर इसका इनवर्स निकालना हो, इनवर्स इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा BA, वेयर A बिलोंग करता है A से और B बिलोंग करता है B से। ये वाली कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली कंडीशन में कोई समस्या नहीं है। अब अगर A और B सेट ना दिए हो, तब इसको किससे काउंट कर लेंगे? A और B बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। किससे? A और B बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आया? पोजीशन का डिफरेंस आया। तो जो डोमेन था, डोमेन ऑफ रिलेशन, वो रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ R इनवर्स हो जाएगी, और जो रेंज ऑफ R था, रिलेशन था, वो डोमेन ऑफ R इनवर्स हो जाएगा। वो डोमेन ऑफ R इनवर्स की तरह बिहेव करेगा। ये लाइन को आप समझ पा रहे हैं? नहीं, ये बताइए बस कि जो इनवर्स आएगा उसमें, उसके अंदर
जो r का डोमेन था वो इसका रेंज हो गया r इनवर्स का, जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन हो गया। सिर्फ हमने इसकी वैल्यूज को एक दूसरे से शिफ्ट किया है, और उसके अलावा भी कुछ और भी करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के आधार पर ही करके दिखाएंगे। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं r इनवर्स के आधार पर लेते हैं, इसे हटाते हैं। if r equals to xy where x belongs to natural number and y belongs to natural number और x plus 3y equals to 12, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है r equals to xy और x belongs to natural number, y belongs to natural number और x plus 3y equals to 12। तो आपको इसका इनवर्स लिख के दिखाना है और रोस्टर फॉर्म में लिख कर दिखाना है। ठीक, तो ठीक से देखिए, आपका अगर r भी आप लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं x plus 3y equals to 12, x और 3y, और x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जा सकती है बात। ये क्लियर है? नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 और अप टू इनफाइनाइट तक। 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा, इनफाइनाइट तक जाएंगे। अगर मैं x की जगह पर 1 ले लूं तो y की जगह पर क्या कुछ रखने से वो आ सकता है? नहीं आ सकता। तो y की जगह पर अगर मैं 1 ले लूं 3 into 1 प्लस x की जगह पर क्या ले लें फिर 9, तो क्या 12 आएगा? ये चीज देखिए जरा एक बार, हमने जब x y की जगह पर 1 लिया और x की जगह पर 9 लिया तो आपका 9 और 3 बन जाए 3 और 3 और 9 12 आ गया। पहला केस एक जनरेट हो सकता है, एक आपका 9 ये 1 और 9। ठीक, दूसरा और केस क्या जनरेट हो सकता है? x की वैल्यू 3 ले ले, या 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 12 दिखाई दे रहा है। एक केस आपका आ गया 3 3। 2 से भी कोई केस बन रहा है, देखिए जरा 3 2 जा 6 प्लस 6 12। यहां से भी आ रहा है एक केस कि आपके x की वैल्यू आपने 6 ली है और y की वैल्यू 2 ली है, तो ये केस आपके 12 तक जाने के लिए बन रहे हैं आपके। ये आपका क्या दिखा रहा है? एक्चुअल में ये r लिखा हुआ है। अगर आपको r का r इनवर्स करना हो तो हमने बताया था इनके डोमेन और रेंज को एक्सचेंज कर दीजिए। डोमेन और रेंज को हम एक्सचेंज कर देते हैं। ये लीजिए क्या क्या आ गया, 3 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 6 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 6 और 1 9 का क्या हो जाएगा? 9 1 का क्या हो जाएगा? 1 और 9। ये आपका r इनवर्स आ गया। ठीक से देखो, हमने सिर्फ 9 1 का 1 9 कर दिया, 6 2 का और 2 6 का और 3 3 का, तो 3 3 रहेगा। तो ये आपका r इनवर्स आ गया, और ये आपको आसानी से समझ में आ भी सकता है। अगर यहां पर ऐसा ना करना हो आपको, हो सकता है सर इतना लंबा क्यों करें, एग्जाम है वो भी, तब आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, y plus 3x equals to 12। आंसर तो वही आएगा। अब भी देख लो, x की जगह पर आपने क्या रखा, y की जगह पर 6 और x की जगह पर 2, 3 2 जा 6 और 6 12। y की जगह पर आपने 9 रखा, 9 plus 3 बन जा 3, अब भी 12 आ रहा है। तो ऐसे केसेस में या तो आपका जो रिलेशन दिया हुआ है उसको आप एक्सचेंज कर दीजिए, या पहले r निकाल करके और फिर उसको रिवर्स कर दीजिए, तो आपका ये r इनवर्स आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। इनवर्स रिलेशन होपफुली आपको समझ में आया हो। void relation let A is non-empty set और एक रिलेशन है A का A में रिलेशन है। ठीक, रिलेशन
A2 A में है, और इन दोनों का जो सबसेट आ रहा है वो आ रहा है 5। इन दोनों का सबसेट क्या आ रहा है 5। इस चीज को देखिए जरा, तो एक नॉन एम्प्टी सेट और उसका जो एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट, उन दोनों का रिलेशन निकाला हमने। ए का ए में रिलेशन आसानी से निकाला जा सकता है, आप जानते हैं 1/2 का 1/2 के साथ आप निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक। और एक ऐसा रिलेशन आया जिसका जो सबसेट है वो क्या हो 5, एक ऐसा सेट जिसका सबसेट केवल 5 हो। अब बताइए, अब ऐसे केसेस को क्या बोलेंगे आप, वॉइड रिलेशन। ये आपका रिलेशन वॉइड रिलेशन में आता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि जिस रिलेशन का जो सबसेट आया या प्रॉपर सबसेट आया, अगर वो एक 5 वाली टर्म आ रही है जो एम्प्टी सेट आ रहा है, तो ये आपका वॉइड रिलेशन में आएगा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की या यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन, A is the non-empty set, non-empty set। A क्या है आपका, non-empty set है, और रिलेशन फ्रॉम A to A, A to A, A का A के अंदर ही रिलेशन, और उसे आप दिखाते हैं A क्रॉस A के साथ, ठीक। अगर A का A के साथ रिलेशन और इसका सबसेट केवल A और A ही आ जाए, मतलब जो आपका रिलेशन है उसका सबसेट वो अपने आप ही आ जाए, ऐसा आसान हो सकता है। तो दो रिलेशन जो एक सेट का है और उसका रिलेशन सिर्फ अपने आप से ही आ जाए, तो या सबसेट उसका अपने आप को ही आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन में काउंट करेंगे, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आइडेंटिटी रिलेशन, A is non-empty set, non-empty set, ठीक, and IA equals to A says that A says that A and A belongs to A। एक ऐसा रिलेशन जो एक एलिमेंट का अपने ही एलिमेंट के साथ आ गया, अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ आ गया, ऐसा संभव है कि 1 1 2 2 3 3, एक ऐसा रिलेशन आया जो A का A के साथ ही आ गया, कंडीशन अप्लाई कि A भी A से ही बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को आप आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, फंक्शन नहीं सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन है, रिलेशन R ऑन ए सेट A, किसी एक सेट में, when every element of set A is related to itself, अगर सेट A का जो एलिमेंट है वो अपने आप से ही रिलेशन में है, तब उसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, belongs to R and A belongs to A। आसान है, कोई एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है किसी एक सेट A में और उसके एलिमेंट हैं A,
और इसके अलावा भी एलिमेंट होंगे बी सी डी ई एफ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक रिलेशन ए अपने आप से ही रिलेशन में है तब उस केस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एग्जांपल, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड इसका एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आर इक्वल्स टू 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 और 3 3। इसको ठीक से देखिए और ये बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक और इक्विवेलेंट पर हम थोड़ी देर बाद ही आ जाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। फिलहाल इस पर हम ठीक से आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 1 से रिलेटेड है और 2 2 से रिलेशन में और 3 3 से रिलेशन में है। तो इसके अंदर के जो एलिमेंट है किसी एक सेट के अंदर के, और ए क्या दिया हुआ है, ए आपका 1 2 3 दिया हुआ है, तो 1 भी अपने आप से रिलेशन में है, 2 भी और 3 भी, यानी कि इसके सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेशन में आ गए हैं। इसका मतलब ये वाला जो सेट आया है रिलेशन, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह बिहेव करेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो किसी भी सेट के एलिमेंट जब उससे अपने आप से ही रिलेशन में आ जाएंगे तो उसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ चलते हैं। Symmetric relation. A relation R on the set A is called symmetric. Symmetric when if मतलब if and only if इसके अंदर के एलिमेंट है ए बी belongs to real number and BA also belongs to real values। यहां पर AB भी किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन का हिस्सा है और AB भी एक पर्टिकुलर रिलेशन का हिस्सा है। AB रिलेशन में है और BAB अगर रिलेशन में है और दोनों ही रिलेशन में है तो आप बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन में आएगा। जिस रिलेशन का हिस्सा ए बी के साथ बना रहा है और वैसा ही रिलेशन बी ए के साथ भी बनाएगा तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक, और ए बी बिलोंग करेंगे आपके किसी एक सेट ए से। ठीक, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि कोई नंबर है x ग्रेटर देन y एंड x y बिलोंग्स टू एक सेट है a। अब आप इस चीज को देख करके बताइए क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन में है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x बड़ा है y से, ये लीजिए करेक्ट है, एंड xy बिलोंग्स टू a। अब मैं a के अंदर का कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं, सपोज करो 1 2 3 और x हो गया आपका सपोज करें 3, तो y क्या हो जाएगा 2 या 1 का एक पार्ट हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन y एक्यूरेट सही है। ठीक, अगर मैं इसके साथ दूसरा वाला रिलेशन लिखने की कोशिश करूं, ये वाला BA वाला, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि y ग्रेटर देन है x, y ग्रेटर देन है x। x तो मान लेते हैं कि बड़ा है, 3 मान लिया हमने, तो y क्या हो गया 2 या 1, तो क्या 2 या 1 3 से बड़ा हो सकता है? तो ये वाला जो केस है x ग्रेटर देन y वो रिफ्लेक्सिव या सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन का हिस्सा नहीं आएगा। इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जब समझ में आएगा ये चीज। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा अच्छा सा। लेट R बी द रिलेशन इन स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस क्या बोल दी हैं आपकी, सेट ए की जगह पर आ गई स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और R एक रिलेशन है इसके अंदर और बोला गया है
इन ए प्लेन such that L1 और L2 इक्वल्स टू L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक। ये केस बोल दिया है। then R is तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ लिया है। और क्या ये सिमेट्रिक है? तो कोई एक प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन में बहुत सारी लाइन बनी होंगी, क्योंकि एक प्लेन में एक तो लाइन तो होती नहीं है, इनफाइनाइट लाइन बन सकती है आसानी से। और बोला है कि उसके अंदर दो लाइन है। कैसी? दो लाइन है, एक L1 और एक L2। L1 और L2 एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। सिमेट्रिक रिलेशन को अगर आप याद करते हैं तो आप बोलेंगे कि ARB एंड BRA दोनों रिलेशन में है, तब आप बोलेंगे देन, और A और B बिलोंग्स टू A कर रहे हैं, तब आप बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने बोला था कि A और A दोनों ही बिलोंग करते हैं रिलेशन से, और A बिलोंग करता है A से, सेट A से, तो आपका वो रिफ्लेक्सिव वाला केस आ रहा था, ठीक। तो दो लाइन बना लेते हैं, एक L1 और L2। ये L1 लाइन है और बोला है कि एक L2 लाइन है। ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री। आसान है। तो रिफ्लेक्सिव वाले को अगर आप चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव वाला बिहेवियर क्या कहता है? क्या A और A रिलेशन में है? यानी कि L1 और L1 अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वो L1 परपेंडिकुलर हो जाएगा L1 के? थोड़ा विचार कीजिए, बहुत अच्छे से सोचेंगे, ज्यादा इसमें L1 और L1 है, मतलब कि जो L1 लाइन जा रही है वो रिलेशन में L1 की। हमने A बिलोंग्स टू रिलेशन बोला है, तो इन्होंने रिलेशन बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो एक लाइन क्या अपने आप की परपेंडिकुलर संभव है? चलिए, रिफ्लेक्सिव वाला तो केस सिरे से खत्म हो गया। अब देखते हैं L1 रिलेशन में है L2 के, और बोला है पहला रिलेशन क्या है? L1 परपेंडिकुलर है L2 के। ये तो दिया ही हुआ है, करेक्ट, कि L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर संभव है। अगर इसका और दूसरा लिखा जाए, दूसरा पार्ट लिखा जाए कि क्या L2 और L1 अगर हम लिखें तो क्या L2 परपेंडिकुलर हो जाएगा L1 के? क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा? संभव है, क्योंकि जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर हो गया। तो दूसरा केस भी पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक। पहला केस पॉसिबल है, दूसरा केस भी पॉसिबल है। तो ये वाला जो रिलेशन आया ये वाले क्वेश्चन का, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसमें आप आंसर जो आएंगे ऑप्शन में आपको लिख के आना पड़ेगा, इट इज एन रिफ्लेक्शन। कहां लिखे जा रहा हूं मैं? सिमेट्रिक रिलेशन है। कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर है? ये एक आपका सिमेट्रिक रिलेशन में आएगा। चलिए बेटा, थर्ड रिलेशन की तरफ चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, relation are on a set A, on a set A such that AB belongs to the relation and BC belongs to the relation, AB belongs to the relation and BC belongs to the relation. If A and C belongs to the relation, if का मतलब if and only if AC belongs to the relation and ABC तीनों बिलोंग करेंगी A से। तीनों कहां से आए हैं? किसी एक सेट AB से। ये क्लियर है कि AB भी रिलेशन का हिस्सा है, BC भी रिलेशन का हिस्सा है, और बोला है कि अगर A और C भी रिलेशन का हिस्सा हो जाएगी, A और C
बिलोंग्स टू रिलेशन, तब आप बोलेंगे और ABC तीनों सेट ए का ही हिस्सा है, तब ये केस ट्रांजिटिव रिलेशन का एक हिस्सा माना जाएगा। इस केस को हम देख सकते हैं एग्जांपल की तरह। अगर आपने अभी भी जो क्वेश्चन देखा था उसको देख लीजिए, L1 एंड L2 वाला, L1 परपेंडिकुलर है L2, क्या ये ट्रांजिटिव है? ये मान लेते हैं कि एक L1 लाइन है और ये एक L2 लाइन है, ठीक। L1 R L2, पहला रिलेशन क्या था हमारा, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, संभव है ना। दूसरा रिलेशन क्या आया, L2 R L3। इस केस को देख रहे बेटा, ABC मतलब तीन पार्ट लेके चलने पड़ेंगे, L1 L2 L3 भी अब शामिल हो जाएगा क्योंकि CS शामिल हो गया है। तो दूसरा रिलेशन क्या आया, एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ये लीजिए, ठीक। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, 90 डिग्री बना दिया, ठीक। L2 परपेंडिकुलर है L3 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, से हम ग्राफ से तुरंत बता रहे हैं L2 ये जा रहा, ये L3 के परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करो और L1 रिलेशन L3 लिखोगे, तब क्या आपको लग रहा है कि L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के? क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं? मुझे तो पैरेलल नजर आ रहे हैं। कैसे पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो L1 और L3 कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये वाला जो केस आया था वो वाला क्या था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं हो पाया। अब ट्रांजिटिव का कोई एग्जांपल केस लेके चल सकते हैं। तो ये वाला केस जो था सिर्फ सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं। हाँ, तो बेटा इसका एग्जांपल लेके चलते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं x r y रिलेशन में है और कुछ इस प्रकार का रिलेशन है कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। तो एक केस AB बिलोंग्स टू आपका रिलेशन में दिखाएंगे, एक BC बिलोंग्स टू रिलेशन दिखाएंगे, आपका एक AC दिखाएंगे, ठीक। मान लेते हैं कि x r y पहला केस दिया हुआ है इन्होंने, इन सच केस कि x ग्रेटर देन है y। दूसरा केस देख लेते हैं और बोला जाएगा कि y रिलेशन में है x z के, इंप्लाइज दैट y ग्रेटर देन है z के। तो मैं आपसे ये रिलेशन लिखवाना चाहता हूं कि आप x r z का रिलेशन लिख दीजिए, बस इफ एंड ओनली इफ वाला x r z का रिलेशन लिख दीजिए। अगर हम इस केस को देखने की कोशिश करें, अगर x कोई एक ऐसा नंबर है जो y से बड़ा है, मान लेते हैं ये 5 है, कैसा 5, y से छोटा है, मान लेते हैं 3 है, ठीक। y से छोटा है, y आपने 3 माना है, y से छोटा z मान लीजिए 0, ठीक। तो क्या x z से भी बड़ा होगा? यही रिलेशन हमको इस तक पहुंचा देगा। इस चीज को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते थे वैसे भी। तो 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 0 से, तो क्या ये जो x है ग्रेटर देन हो पाएगा z से? x ग्रेटर देन हो पाएगा z से, संभव है। तो ये वाला केस आपका जो आ जाएगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन के आधार पर संभव है, ठीक। लेकिन ये वाला केस जब हमने उसमें पूछा था सिमेट्रिक वाले में, तो सिमेट्रिक वाले में ये फेल हो गया था। आपने देखा था कि x ग्रेटर देन है y से, बट y ग्रेटर देन है x के, संभव नहीं है। ये वाला केस संभव नहीं है, लेकिन ये वाला केस संभव है जो हमारा अब आ रहा है, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन की तरफ। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation is said to be equivalence
इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक ऐसा रिलेशन जो तीनों को ही फॉलो कर रहा हो, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव नेचर, सिमेट्रिक नेचर और ट्रांजिटिव नेचर तीनों को ही फॉलो कर जाएगा, तो वो आपका इक्विवेलेंस नेचर का बन जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट रिलेशन में आ जाएगा। तो इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए हमको तीनों को ही चेक करना पड़ेगा। इक्विवेलेंसी के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इस केस को भी। कोई एग्जांपल लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is equivalence? तो बहुत सारे केस दिए हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं, 4 ही केस दिए हुए हैं। पहला केस x r y mod x equals to mod y, पहला केस। जल्दी से चेक करेंगे बेटा। x r y implies that x upon y एक तीसरा केस दिया हुआ है x r y, ये तो अभी भी कराया था, x ग्रेटर देन y, और ये x लेस देन y का दिया हुआ है। इसमें से आपको चेक करना है कौन सा इनमें से इक्विवेलेंस रिलेशन में है। पहले वाले को आप आसानी से चेक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मोड x, अगर हम रिलेशन पहला वाला देखें, x r x का रिलेशन चेक करें, केवल x का x के साथ रिलेशन, x का x के साथ रिलेशन देखेंगे, तब क्या मोड x इक्वल्स टू मोड x होगा? संभव है। मोड x की वैल्यू मोड x के बराबर हो सकती है, मोड के अंदर 3 हो, मोड के अंदर 3 हो, तो वो इक्वल ही होंगे। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक सेकंड वाला केस, पहले x रिलेशन में y लिखिए, वो आप लिखेंगे कि मोड x इक्वल है मोड y के, करेक्ट है। मैंने आपसे बोला कि एक बार इसको YRX लिख करके दिखा दीजिए, YRX। आपने बोला कि मोड y implies that या if and only if y का मोड इक्वल्स टू मोड x के हो जाएगा। जब x y के बराबर है, x का मोड y के बराबर है, तो सीधी सी बात है y का मोड भी x के मोड के बराबर हो जाएगा। ये भी केस संभव है। ये केस क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक। ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है, आप बोलेंगे एक बार x r y चेक कर लेते हैं, एक बार y r z चेक कर लेते हैं। ठीक, तो पहले x r y चेक करेंगे जब हम, तब मोड x इक्वल आ जाएगा मोड y के, पहला केस संभव है। ठीक, जब हम y r z चेक करेंगे तो आपका मोड y मोड z के इक्वल आ जाएगा, ये भी संभव है। अब जब मैंने आपसे कहा कि x r z चेक कीजिए, x r z जब चेक करेंगे तो क्या x z के इक्वल आ रहा है, x y के इक्वल आया, y z के इक्वल आया, तो सीधी सी बात है कि x भी आपका z के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो आपका थर्ड रिलेशन है x r z वो भी संभव है। तो आपका ये जो पहला वाला केस ही आपका इक्विवेलेंट रिलेशन में आ गया, इक्विवेलेंट में शामिल हो गया। ये वाला केस तो हमने जब ही देख लिया था कि ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, और अगर ग्रेटर देन के आगे इक्वल्स टू का साइन यहां पर नहीं लगा है, तो फिर ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, और ये आपका सच्चाई बताया जाए तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि x अपने आप से ही बड़ा नहीं हो सकता, x ग्रेटर देन x संभव ही नहीं है। अगर यहां इक्वल्स टू का साइन लगा होता तो ये केस थोड़ा बहुत संभव था। ठीक, रिलेशन R in a set A, in a set A, आपको सिमेट्रिक वाला रिलेशन अभी भी याद होगा। if AB belongs to relation and BA belongs to relation, कि AB भी आपका रिलेशन में है और BA भी रिलेशन में है, ये हमने केस आसानी से प्रूफ कर लिया था अभी जब हमने L1 परपेंडिकुलर टू L2 चेक किया था कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के। ठीक, इसमें एक कंडीशन और लगा दी गई है
कि जो A है, इफ एंड ओनली इफ दो बार F आता है बेटा, उसका मतलब होता है इफ, जो अगर मैथमेटिक्स में बोला जाए तो इफ एंड ओनली इफ, अगर बोला जाए कि A इक्वल्स टू बी, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, अगर A इक्वल्स टू बी होगा तब देन, और A भी बिलोंग करेगा आपके सेट A से, देन द फंक्शन इज, द रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्लियर है? एक सिमेट्रिक रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और जब इन दोनों की जो वैल्यूज है ए और बी की इस बराबर आ जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे बोलेंगे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ये वाला सिमेट्रिक था, एंटीसिमेट्रिक का कोई एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। The relation of subset on the power set, ये देखिए, एक पावर सेट आप जानते हैं कि पावर सेट भी सबसेट ही होता है, ये बात तो क्लियर है, आपने निकाल रखा है जब हमने सेट पढ़ाया था तब। सबसेट एक ऐसा रिलेशन जो कि सबसेट का हो और एक पावर सेट में हो। हालांकि जब हम पावर सेट की बात करते हैं तो पावर सेट को हम सबसेट से डिफाइन करते हैं, तो सबसेट जो कहा जाता है उसके हर एक एलिमेंट को तोड़ करके लिखा जाता है, और पावर सेट भी कुछ इसी बिहेवियर पे आधारित है। हालांकि पावर सेट की जो संख्या है वो भी नंबर ऑफ सबसेट से दिखाई जाती है, मतलब कि पावर सेट जब आप कहते हैं PA, वो आप क्या लिखते हैं 2 की पावर n, जो कि नंबर ऑफ सबसेट होती है, नंबर ऑफ सबसेट। तो ये दो अलग अलग सेट हैं और दोनों को हम अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के समान, पहला वाला पार्ट और दूसरे वाले पार्ट के इक्वल है। अगर इन दोनों में कोई भी रिलेशन तैयार हो जबकि ये दोनों इक्वल ही हैं, तब ये केस जो आ जाएगा वो आपका एंटीसिमेट्रिक के अंदर काउंट हो जाएगा, ये केस एंटी सिमेट्रिक के अंदर रहेगा। ठीक, चलिए बेटा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। दो सेट हैं आपके R एंड S, टू सेट्स R एंड S, दो रिलेशन है बेटा, सेट्स नहीं, टू रिलेशंस R and S from the set A to B and B to C. The relation from A to C is called SOR, represented by SOR, is represented by SOR. हमने कहा कि जो AB है वो बिलोंग करता है R रिलेशन से, एंड BC आपका बिलोंग करता है S रिलेशन से। तो जो आपका SOR आएगा या AC जो आएगा वो बिलोंग करेगा SOR से, इंप्लाइज दैट, जबकि हम इसमें जो B होगा वो बिलोंग करेगा आपके B सेट से, B सेट से। ठीक, इसमें अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये SOR लिखा है, ROS नहीं लिखा है बेटा। SOR ROS के इक्वल नहीं होता। ठीक, इसकी सीक्वेंस को ध्यान रखिए। A आपका R से बिलोंग कर रहा है, A आपका डिपेंड किस में है? R में। C आपका है S में, लेकिन A जब यहां पर आया और C जब यहां पर आया तो यहां पर R और यहां पर S नहीं आया, वो SOR आया। ये क्लियर है? AC का सीक्वेंस और R और S का सीक्वेंस आपस में बदला हुआ है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा SOR का जो इन्वर्स होता है वो R इन्वर्स और S इन्वर्स के बराबर भी होता है, एक ही आपका फॉर्मूला है। ठीक,
इस पर अभी न्यूमेरिकल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे अच्छा था। ये चीज क्लियर है बेटा कि दो सेट्स हैं आपके ए और बी, दो ए बी बिलोंग कर रहा है पहले रिलेशन से आर से, बी सी एस से, और ए सी बिलोंग करेगा एस और आर से। तो ए और सी का सीक्वेंस आप ध्यान में रखेंगे कि जो यहां पर एस आया है वो और आर आया है, उन दोनों का सीक्वेंस जो है वो आपस में एक्सचेंज हो रखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखेंगे, ये इमरजेंसी केस का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इस पे एडवांस में तो सवाल नहीं आते, लेकिन मेंस में जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं। एकदम अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जब इस पे ध्यान देते हैं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पे। क्वेश्चन है आपका, if the relation are such that A to B, A से B में एक रिलेशन है where A equals to 1 2 3 4, where A equals to 1 2 3 4, ठीक, B equals to 1 3 5 and B equals to 1 3 5 is defined by एक रिलेशन ले दिया गया है बेटा, उस रिलेशन को मैं नोट डाउन कर देता हूं। R इक्वल्स टू एक्स वाई, x लेस देन है y से, x बिलोंग करता है a से एंड y बिलोंग करता है b से। तो आपको बताना है R O R इनवर्स, देन R O R इनवर्स इज, क्वेश्चन क्या है कि आपको R O R इनवर्स बताना है। सवाल को अच्छे से देखेंगे, पहले R लिखने की कोशिश करते हैं कि R रिलेशन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से कि x लेस देन है y से, x लेस देन है y से, ये लीजिए। तो x का a क्या है आपका 1 और y किससे बिलोंग कर रहा है b से, तो b भी लिख देते हैं। b क्या हो जाएगा, क्या यहां 1 लिख दूं मैं? जब हम रिलेशन लिखते हैं तो 1 1 लिखते हैं, 1 3 लिखते हैं, 1 5 लिखते हैं, लेकिन इन्होंने कंडीशन लगाई है कि x y से छोटा है, तो उस केस में 1 के साथ क्या आ जाएगा 3, दूसरा एलिमेंट 1 के साथ आ जाएगा 5। जब एक एलिमेंट x हम 2 लेंगे तो यहां पर आएगा 3 और दूसरा एलिमेंट आएगा 2 के साथ 5। क्लियर है? इसके बाद अगर हम जब 3 लेंगे तो 3 के साथ में 3 तो आने से रहा, फिर आएगा 5। जब हम 4 लेंगे तो 4 के साथ में भी 5 आएगा। ये आपका R आ गया है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि R इनवर्स बता दीजिए मुझे, R इनवर्स में आप क्या करते हैं, उनके डोमेन और रेंज को रिवर्स करते हैं। जो डोमेन है वो रेंज का हिस्सा बन जाती है, जैसे कि 3 1 5 1 हो जाएगा, 3 2 5 2 5 2 5 3 और 5 4। ये दोनों चीजें समझ में आई हैं। ऊपर वाले से वो रेस हटा देने से जरा कंपोजिशन लिखने की कोशिश करते हैं। कंपोजिशन लिखनी है हमें आर ओ आर इनवर्स, आर ओ आर इनवर्स, आर ओ आर इनवर्स हमने पहले ही बता दिया था कि इनके वैल्यूज बदली हुई हैं। आर का एलिमेंट पहले नहीं आएगा, आर का एलिमेंट बाद में आएगा। आर ओ आर इनवर्स का मतलब आर का एलिमेंट आएगा बाद में, आर का एलिमेंट बाद में, ठीक। आर इनवर्स का एलिमेंट जो बाद में लिखा हुआ है, इसका एलिमेंट पहले। एक लाइन को आसानी से समझ सकते हैं, जो पहले लिखा है उसका एलिमेंट बाद में ले जाइए, पहले वाले का वैसे कर लीजिए। चलिए तो आर और आर इनवर्स में देख लेते हैं बेटा पहला केस। तो आर इनवर्स से हमने ये ए लिया, ये वाला बी लिया। अब बी यहां पर है, एक 1 यहां पर है, तो बी सी, 1 यहां पर भी है तो बी और सी, ठीक। हमें लिखना होता है ए और सी लिखना होता है, तो ए के साथ 3 के साथ एक बार आया 3 3 3, एक बार आया 3 के साथ 5, देखो जरा 3 3 और 3 के साथ 5। अब इस एबीसी को यहां से हटा देते हैं, पहला वाले का काम पूरा हो गया। दूसरे वाले को लिखते हैं ए बी, ये क्या आया है ए बी।
अब बी देखिए, बी क्या है आपका 1, बी आपका आरबीटी होना चाहिए, बी यहां पर आया तो सी हो गया, बी यहां पर आया तो सी हो गया, ठीक। ए बी, ए आ गया है आपका 5 और बी क्या आ जाएगा आपका 3। जब बी आया है आपका 5, ये आया 5 और ये सी क्या आया है 5, तो 5,5 एक ये केस आ गया, ठीक। इस केस को भी हटा देते हैं। तीसरा वाला केस देखते हैं, 3,2 वाला, ये ए है ये बी है, ये 2 क्या आया है आपका यहाँ पर, बी क्या आया है 2, यहाँ पर भी ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये बी और ये सी, और कहीं तो पहला एलिमेंट 2 नहीं आ रहा, ठीक। अब इसमें ए और सी जब हम लिखेंगे, ए क्या आ रहा है आपका 3 और यहाँ पर सी क्या आ रहा है 3, 3,3 आ चुका है। दूसरा एलिमेंट देखिए 3,5, ये वाला एलिमेंट ए 3 आ रहा है और सी भी आपका 5 आ रहा है, ये वाला एलिमेंट भी काउंट हो चुका है, मतलब इसको भी अब हम काउंट नहीं करने वाले हैं। इसका कोई भी एलिमेंट दोबारा लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, एग्जिस्ट करता है। इसके पास देखते हैं, चलिए थर्ड एलिमेंट के पास जाते हैं, ये ए और बी, बी है आपका 2 तो बी पर चले जाते हैं, ये आपका बी, ये सी, ये बी और ये सी। ए और सी लिखना होता है तो ए है आपका 5 और 3, क्या आया है 5 और 3, ये भी आ चुका है, 5 और 5 भी आ चुका है, मतलब इसको भी काउंट नहीं करने वाले हैं। अब बात करते हैं 5 और 3 के केस में। 5 और 3 के केस में ए हो गया ये और बी हो गया ये। अब 3 है आपका बी, तो यहां पर 3 लिखा हुआ है, इसे बी और सी लिख लीजिए, ठीक। तो एलिमेंट क्या आ रहा है आपका, ए आया है 5 और सी आया है आपका 5, ये भी आ रखा है, तो इसे भी काउंट नहीं करना है। अब बात करते हैं लास्ट वाले पर आते हैं, 5,4 लिखा था ये, तो 5 अगर आपने ए लिया और 4 बी, और 4 यहां पर बी है और 5 गया है आपका सी, तो ए आपका आया है 5 और बी आया है, सी आया है आपका 5, दोनों 5 ये भी ऑलरेडी काउंट हो रखे हैं। ये क्लियर हुआ। हमको ये ऑब्जर्वेशन में रखना है, इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है, जितना हमने कंज्यूम कर लिया बताने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा। 3,1,1,3 3 आ गया, 3,1,1,5 3,5 आ गया। दूसरा एलिमेंट मिला लो बस, कौन सा वाला, सेकंड वाला, 5,1,1,3 5,3 आ गया, 5,1,1,5 5,5 आ गया। अब इस एलिमेंट के बाद में 3,2,2,3 ले रखा है, 3,3 पहले, 3,2,2,5 3,5 आ रखा है पहले ही, 5,2,2,3 5 और 3 आ गया, वो पहले ही आ रखा है, 5,2,2,5, मतलब जो सिर्फ सेकंड एलिमेंट है उसको मिलाना है। जो सेकंड एलिमेंट है, जब आप एसओआर निकालेंगे या आरओआर इनवर्स निकालेंगे या कुछ भी निकालेंगे कंपोजिशन के केस में, सेकंड एलिमेंट मिला लीजिए, दोनों का काम खत्म, बस इतना ही करना होता है, ठीक। तो ये आपका आ गया आरओआर इनवर्स 3,3 3,5 5,3 5,5, ये आपका आंसर है कंपोजिशन के केस का। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं। ऑर्डर्ड रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर्ड रिलेशन, a relation is said to be ordered relation, to be ordered relation if it is transitive, it is transitive but not equivalence। अगर एक ऐसा रिलेशन हो जो कि ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंट रिलेशन में नहीं है, तब अगर एग्जाम में बाय मिस्टेक आ जाए कि वो ऑर्डर रिलेशन है, तो आपको हाँ लिखने देना है, यानी कि ए रिलेशन में है बी के, बी रिलेशन में है सी के, इंप्लाइज दैट ए रिलेशन में है सी के। तो ये आपका किस चीज को दिखाता है आपको पता ही है, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये आपका रिलेशन दिखाता है ट्रांजिटिव नेचर को, और सिर्फ ट्रांजिटिव नेचर होने का मतलब सिर्फ ट्रांजिटिव, और वो इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंस नेचर का नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। इसके अलावा आता है एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी आता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इफ ए रिलेशन
is reflexive, transitive and एंटीसिमेट्रिक। क्या? एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों हैं एक ही टाइम पर एट ए सिंगल फंक्शन। किसी एक ही फंक्शन में ऐसा सिंगल रिलेशन, किसी रिलेशन में ऐसा संभव है कि वो रिफ्लेक्सिव नेचर भी दिखा रहा है, ट्रांजिटिव भी दिखा रहा है और एंटीसिमेट्रिक भी दिखा रहा है, तो आप उसे पार्शियल ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहेंगे। तब वो क्या होगा? पार्शियल ऑर्डर रिफ्लेक्शन किया जाएगा। ठीक, ये आपका एक ऑर्डर रिलेशन है और एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। हालांकि इनका इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। और इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है जो बेसिक में आना चाहिए, और वो है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m वाला। उसे और देख लेते हैं बेटा। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m, लेट करते हैं m बी एन इंटीजर। ठीक, a and b integer are said to be module of m if a minus b, a और b का जो डिफरेंस है is divisible by m। कोई दो नंबर है आपके a और b, और अगर उन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है अगर वो किसी एक इंटीजर तीसरे इंटीजर m से डिवाइड है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में काउंट करेंगे। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं तीन लाइन के जरिए। मॉड्यूल m if a minus b is divisible by m। इसका एक केस ले लेते हैं, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। द कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ एट एक्स माइनस 8x, ये तीन बार लाइन खींचेगी बीच में 6, और इधर लिखा है मॉड्यूल 14। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन भी लिख लेते हैं 3,4, सेकंड ऑप्शन है 6,13, थर्ड ऑप्शन है 4, 5 और 7, 8, फोर्थ ऑप्शन है 7, 8। तो आपको कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालने हैं, और कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आपके इसी बिहाफ पे होने वाले हैं, a minus b should be divisible by m। तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में 8x minus 6 लिखा हुआ है, तो 8x लिखा हुआ है और यहां पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी लगा हुआ है, तो 8x minus 6 जो होगा, 8x minus 6 वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 14 से डिवाइड हो जाए। वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 14 से डिवाइड हो जाए। सॉल्यूशन आपके नीचे लिख दिए। ऐसे केसेस में या तो आप आंसर ले आएंगे या फिर हम चेक कर लेंगे। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है 3, तो 3 करके देख लेते हैं। 8x की जगह पर x जहां पर है वहां 3 रख देंगे। तो 8 into 3 minus 6, 8 3 is 24 minus 6 18। क्या 18 एक ऐसा नंबर है जिसमें 14 से डिवाइड हो सकता है? संभव नहीं है। तो पहला केस ऑप्शन से ही डायरेक्ट हट जाता है। दूसरे वाले केस को देखो, x की जगह पर क्या रखना है? 6, तो 6 रख देते हैं। 8x minus 6, तो 8 into 6 minus 6, 8 6 48, 48 में 6 गए 42, 42 आया। और 42 14 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। 14 3 जा 42। तो पहला वाला ये 6 तो आंसर आ गया। 13 भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो 8x minus 6, 8 into x की जगह पर क्या रखना है? x की जगह पर क्या रखना है? 13, 13 minus 6। जल्दी बताइए, 13 का पारा पढ़िए। 8 3 24, 2 8 8 2 10, 104 minus 6, 13 6 4। इसको घटाइए, 10
4 माइनस 6 98, और 98 क्या 14 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। 14 7 या 98, 7 या टाइम में कट रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है 6 और 13 ये मॉड्यूलेट, इसके कॉन्करेंट सॉल्यूशन आ गए, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो आई है 6 और 13, दोनों ही केस आपके आंसर है।